16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है पूंजीपतियों का। मुश्किल से 20 या 23 पूंजीपति हैं। क्या आप किसान का कर्जा क्यों नहीं आपने माफ किया? आप जानते हैं 369 सीटों में चुनाव हो चुका है और आज 49 सीटों में चुनाव हो रहे हैं। तो आज 5 चरण में चुनाव खत्म हो जाएंगे और 2 ही चरण बाकी रहेंगे। पहले 2 चरण के बाद ही 19 अप्रैल और 27 अप्रैल के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। तो इस हाफ साफ के आधार पर 2 चरणों के बाद ही कांग्रेस पार्टी का मानना था कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया जनबंधन के घटक दलों को एक स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलना तय हो चुका है 4 तारीख जून को। और ये जो प्रधानमंत्री हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, जो झूठ की महामारी फैला रहे हैं, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? ये विश्वास कहाँ से आया हमको? ये विश्वास आया हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे संगठन के जो बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं उनसे जो जानकारी हमने हासिल की, जो अलग अलग जो राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं ऐसी संस्थाएं, नागरिक संस्थाएं की भी हमको जानकारी हासिल हुई। पर सबसे बड़ी बात यह है कि 19 तारीख के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा में भारी बदलाव आया, परिवर्तन आया और ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, पीड़ित हुए हैं। और 19 तारीख के बाद सारे चुनाव के अभियान को उन्होंने एक सांप्रदायिक रंग देने का खूब प्रयास किया और जो भाषा का इस्तेमाल किया वो सिर्फ सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए, ध्रुवीकरण को और ऑक्सीजन देने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने हमारे न्याय पत्र और घोषणा पत्र की आलोचना की, जिस ढंग से, जिस भाषा से, इसका मैं जिक्र करूंगा, ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री 19 तारीख के बाद और खास तौर से 27 तारीख के बाद उनको भी जानकारी मिल गई थी कि उनका प्रचार का कोई असर नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्होंने अपनी भाषा बदली। तीसरी बात जो हमको विश्वास दिलाई कि हमें स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है, ये है हमारा 5 न्याय 25 गारंटी कार्यक्रम, जो हमने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद में हमने तैयार की थी। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, इन 5 न्याय को लेकर हमने 25 गारंटियां दी हैं। ये बहुत लोकप्रिय है, लोगों ने इसका स्वागत किया है, किसानों ने स्वागत किया है, महिलाओं ने स्वागत किया है, श्रमिकों ने स्वागत किया है, युवाओं ने स्वागत किया है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के समाज में इनका स्वागत किया है। तो पहली बात तो यह है, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जून 4 को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश कांग्रेस और इंडिया जनबंधन की पार्टियों को मिलेगा। दूसरी बात जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बार बार, निवर्तमान प्रधानमंत्री बार बार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो हमारे न्याय पत्र में है ही नहीं। और जैसा कि मैंने कहा, सारा उनका चुनाव प्रचार हिंदू, मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, विरासत कर, अलग अलग मुद्दों से लेकर है जो हमारे न्याय पत्र से संबंध ही नहीं रखता, जिसका जिक्र हमने किया ही नहीं है हमारे घोषणा पत्र में। तो बार बार झूठ बोलकर अभी नया जो झूठ प्रचार कर रहे हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण देने का हमने वादा किया है, ये सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। और ये हमारे प्रधानमंत्री की विशेषता है कि वो गलती से भी सच नहीं बोल सकते। और 19 तारीख के बाद तो भयंकर तरीके से ये झूठ की मारामारी फैलाए हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से 4 सवाल करना चाहता हूँ, और जब मैं प्रधानमंत्री से करता हूँ यह है कि हम बीजेपी से कर रहे हैं। पहली बात यह है कि जब 3 काले कानून, किसान विरोधी कानून प्रधानमंत्री ने वापस लिया 19 नवंबर 2021 को,
प्रधानमंत्री ने इस किसान संगठनों को आश्वासन दिया था कि एमएसपी को हम लीगल दर्जा देंगे और कर्जा माफी पर हम विचार करेंगे। मेरा पहला सवाल प्रधानमंत्री से यह है कि साढ़े तीन साल हो गए हैं, किसान को एमएसपी का लीगल गारंटी अभी तक नहीं मिला है। आपने कोई विशेष कानून नहीं बनाया है, बल्कि आप अभी राज्य सरकारों को निर्देश दे रहे हैं कि जो पराली जलाते हैं वो किसान, और ज्यादातर पराली जलाने वाले किसान पंजाब और हरियाणा में ही हैं, उनको एमएसपी लागू नहीं होना चाहिए। यह खत लिखा है केंद्र सरकार के सचिव ने मुख्य सचिवों को, हरियाणा के मुख्य सचिव, पंजाब के मुख्य सचिव, अलग अलग मुख्य सचिवों को, कि पराली जलाने वाले किसानों को एमएसपी से अलग रखा जाए। तो एमएसपी को रोजगार जो कानूनी गारंटी है वो तो दिया नहीं। ऊपर में पराली जलाने वाले पराली तो जलाते हैं क्योंकि वो जीविका से संबंधित थे, वो मजबूरी पराली जलाते हैं, और उनको एमएसपी से बाहर रखा जाए। और एमएसपी किस आधार पर तय होगा उसका स्पष्टीकरण नहीं किया है प्रधानमंत्री ने। तो पहला मेरा सवाल सीधा प्रधानमंत्री से ये है कि क्या किसानों को जो आपने वादे किए थे 3 साल पहले, जब आप मजबूर होकर आप किसान विरोधी कानून वापस लेने पड़े, क्यों आज तक आपने पूरा नहीं किया है और इस पर आप चुप क्यों हैं? दूसरा सवाल यह है कि क्या आप सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के खिलाफ हैं कि आप उसके पक्ष में? 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 25 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण किया, सामाजिक, आर्थिक, जाति संबंधित जानकारी हासिल की। वो सामाजिक और आर्थिक आंकड़े तो प्रकाशित हो गए, पर 10 साल से जाति के आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं। क्या आप जाति जनगणना कराने से डर रहे हैं? ये दूसरा सवाल है। मेरा तीसरा सवाल है प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में अपने पूंजीपति दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है पूंजीपतियों का। मुश्किल से 20 या 23 पूंजीपति। क्या आप किसान का कर्जा क्यों नहीं आपने माफ किया? 2008 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ किया गया था, बैंकों से जो ऋण लिया गया था। पर इस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं। और चौथी बात, जब आरक्षण की बात होती है, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया था कि 50% की सीमा होनी चाहिए एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण की। 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तमिलनाडु में यह आरक्षण 69% बना, और तमिलनाडु हमारे देश का एकमात्र राज्य है जिसका आरक्षण कानून हमारे संविधान में शामिल किया गया, हमारे संविधान के 9वीं सूची में शामिल किया गया। यानी कि 50% के बावजूद, सीमा के बावजूद आप उसको पार कर सकते हैं तमिलनाडु में, क्योंकि यह 9वीं सूची में शामिल किया गया। मेरा प्रधानमंत्री से सीधा सवाल है, क्या आप संविधान में संशोधन लाएंगे कि 50% सीमा आप बढ़ाएंगे और हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, सभी राज्यों के आरक्षण कानून आप 9वीं सूची में शामिल कराएंगे कि नहीं? इस पर उन्होंने कुछ बात नहीं की। अगली बात जो मैं करना चाहता हूं, आज दोपहर 3 बजे को मुझे कहा गया है, एक हमारे देश के सुपर वीवीआईपी मुख्यमंत्री सिरसा पधार रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं। ये लेख करीब 8 साल पहले लिखा गया था, उनके औपचारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, और ये आरएसएस और बीजेपी की मानसिकता दर्शाता है। 400 पार का नारा जो हमेशा लगाया जाता था, अभी नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा बदल दी, हिंदू मुस्लिम की भाषा कर रहे हैं अभी। पर 19 तारीख तक तो यही 400 पार का नारा लग रहा था। उसके पीछे यही राज था कि ये संविधान जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया,
संविधान सभा में, जिसका एक मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण आरक्षण द्वारा, वही एक मूल सिद्धांत है, हमेशा आरएसएस और बीजेपी इसके खिलाफ रहा है। और योगी आदित्यनाथ का लेख सिर्फ एक लेख है, 1949 से लेकर ऑर्गेनाइजर में गोलवालकर, दीनदयाल उपाध्याय, मोहन भागवत, अगर आप सभी का लेख पढ़ें, वक्तव्य सुने और पढ़ें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हमेशा आरएसएस और बीजेपी इस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ रहा है, क्योंकि उनका हमेशा ये मानना है कि वो मनुवादी आदर्शों पर आधारित नहीं है, मनुवादी मूल्यों से प्रेरणा नहीं देता है। तो 2024 के चुनाव कांग्रेस पार्टी इस संविधान को बचाने के लिए, इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रही है। और 400 पार के पीछे राज यही है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं एक जनादेश इस संविधान को हटाने के लिए और एक नया संविधान लाने के लिए। तो साथियों, कुल मिलाकर 2003 में जो आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से हारी थी, राजस्थान हारी थी, मध्य प्रदेश हम हारे थे, इंडिया शाइनिंग था, बीजेपी का चुनाव प्रचार एक बड़े दबंग और प्रभावशाली नेता प्रमोद महाजन कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, तब भारतीय राजनीति के जो माने जाते थे विश्व पितामह अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और 2004 के चुनाव में किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी वापस नहीं लौटाएगी। हर लोग, सबका मानना था, मीडिया का, सभी विशेषज्ञों का, कि बीजेपी का आना, अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री फिर से बनना तय है। पर मई 2004 में, ठीक 20 साल पहले, कांग्रेस पार्टी को और उनके घटक दलों को, जो उनका कोलिशन था, जो गठबंधन था, जो जनादेश मिला, कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी। 19 तारीख को बनी, प्रधानमंत्री 18 तारीख को 2004 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी घोषित किए गए थे। तो 20 साल बाद वही इतिहास दोहराएगा। एक बहुत मशहूर 1962 का बॉलीवुड का फिल्म है, आप लोगों में पता नहीं कितने लोग को याद है, सदाबहार गीत है उस फिल्म में, बड़े लोकप्रिय गीत है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार के, और उस फिल्म का शीर्षक था 20 साल बाद। अभी 20 साल बाद वही होने वाला है। यह अग्निवीर परियोजना, जो लाखों युवाओं को, जो ये सपने देख रहे थे कि हम प्रशिक्षण लेंगे, कोचिंग लेंगे और हम सेना में भर्ती होंगे, वो सारे ख्वाब उन्होंने मिट्टी में डाल दिया। तो यही हमें विश्वास दिलाता है कि 2024 के चुनाव में भी जैसे 2004 में हुआ था, ये बिल्कुल विशेषज्ञों के मानने का विपरीत जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, प्रधानमंत्री हर टीवी में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, हालांकि इसको इंटरव्यू कहना हंसी मजाक की बात है, पर वो प्रवचन दे रहे हैं, और बीजेपी की ओर से कई दावा किए जा रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे। मैं समझता हूँ इस बार जमीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। चुपचाप लोग लाखों में तादाद में आ रहे हैं। कल ही देखा आपने बाराबंकी में, उत्तर प्रदेश में, जिस मात्रा में लोग फूलपुर में आए और अखिलेश यादव जी और राहुल जी का उन्होंने स्वागत किया। वो भाषण नहीं कर पाए, बल्कि उनका स्वागत तो किया। तो बिल्कुल ये तय है कि ये चुनाव के नतीजे जब घोषित होंगे, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल जो इंडिया गठबंधन में है, उनको स्पष्ट और निर्णायक जनादेश जरूर मिलेगा।